शर्मा कल 31 मार्च को विपक्षी दलों ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में भीड़ इकट्ठा किया था। लोगों का जुटान आया था। तमाम नेता एकजुट वहां दिखे थे, लेकिन ये विपक्षी दलों की एकता वर्तमान लोकसभा चुनाव में बन सकता है। लेकिन जिस तरह से विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए भाजपा की सरकार नित्य नए नए कारनामे कर रही है, कभी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से कई हजारों करोड़ का जुर्माना लाद रही है कांग्रेस के ऊपर, कभी विपक्षी नेताओं को जेल भेज रही है, कभी विपक्षी नेताओं को जेल भेजने की कोशिश कर रही है। इन तमाम चीजों के बीच में यह लोकसभा चुनाव कई तरफा तो नहीं हो रहा है। सत्ता के तमाम संस्थाओं द्वारा जिस तरह से विपक्षी दलों को टारगेट किया जा रहा है, यह एक बड़ा सवाल पैदा होता है। ऐसी स्थिति में यह भी संभावना बनती है, अगर मोदी सरकार 24 के चुनाव को जीत जाती है तो आगे चुनाव नहीं होगी की जो भावनाएं जो बातें कही जा रही है, कहीं न कहीं वह अभी सच दिखने लगा है। आइए जानते हैं हम अपने विश्लेषक सुब्रत चटर्जी जी से कि क्या लोकसभा चुनाव ये निष्पक्ष हो रहा है या इस लोकसभा चुनाव की भूमिका को किस तरह से वो देखना पसंद करेंगे वर्तमान समय में। सुब्रत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है समाज भूमि में। नमस्कार आपको। नमस्कार। नमस्कार सुब्रत जी, आप देख पा रहे हैं कि कुछ दिन पहले ही विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री को, जैसे कि झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया गया, उनके मंत्री कई सारे जेल में मौजूद ही हैं। तो ऐसी स्थिति में जो चुनावें हो रही है, इसको आप किस रूप में देख पा रहे हैं? देखिए, रोग और रोग के लक्षण अलग अलग चीजें होती है। मैं इस हाइपोथेसिस के साथ आज की चर्चा शुरू करना चाहता हूं। जैसे फीवर है किसी को, तो किसी विशेष रोग का लक्षण है। फीवर अपने आप में कोई रोग नहीं। फीवर टाइफाइड से भी हो सकता है, निमोनिया के चलते भी हो सकता है, मलेरिया के चलते भी हो सकता है, पेट खराब होने से भी हो सकता है, सर्दी खांसी में भी हो सकता है। आप लोग यहाँ जो बैठे हुए विश्लेषक हमारे देश में हैं, जो अरविंद केजरीवाल को जेल में जाना, हेमंत सोरेन को जेल में डाला जाना, विपक्षियों को नोटिस देना, इनकम टैक्स रेड करना, ये करना वो करना, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, ये बेसिकली लक्षण है किस रोग के। सवाल ये है, तो जब आप मार्क्स में जाइएगा तो आपको पूंजीवाद के अंतर्विरोध का एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। पूंजीवाद का अंतर्विरोध क्या है? ये मोनोपोलिस्टिक इकोनॉमी और डुओपोलिस्टिक इकोनॉमी के अगेंस्ट में फ्री मार्केट का इकोनॉमी भी है। इसमें बहुत तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस पूंजीवाद में रहते हैं। तो मोदी नीत भाजपा जो है, वो जिस मॉडल को, कैपिटलिज्म के मॉडल को जी रही है, वो पूरी तरह से एक फासिस्ट मॉडल है, क्योंकि ये मोनोपोलिस्टिक डुओपोलिस्टिक इकोनॉमी को प्रमोट कर रही है। ठीक है, आप एक सेकंड के लिए भी ये मत सोचिएगा कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल या हेमंत सोरेन जो है, ये एंटी कैपिटलिस्ट लॉबी के हैं। ये नहीं, ये सिर्फ उस कैपिटलिस्ट लॉबी के से हैं जो मोनोपोलिस्टिक एंड डुओपोलिस्टिक कैपिटल कंसंट्रेशन के अगेंस्ट में खड़े हैं। इसीलिए इनके हर भाषण में एक ही चीज मिलेगा, दो व्यक्तियों के हाथों में पूंजी समेट दिया, 22 लोगों के हाथों में पूंजी समेट दिया। सवाल यह है कि 22 नहीं, 22,000 लोगों के हाथ में अगर देश की पूरी पूंजी सिमट जाए तो क्या वो समाजवाद ला दे? बेसिक सवाल यहाँ पर। तो यहाँ पर दो तरह के कैपिटलिस्टिक मॉडल्स के बीच में लड़ाई हो रही है। एक वो कैपिटलिस्टिक लड़ाई जिसके समर्थक मुसोलिनी वगैरह थे, जो कि क्रोनी कैपिटलिज्म को इस हद तक ले जाना चाहते थे, जिसका वर्णन हमको गोलवरकर के बंच ऑफ थॉट्स में मिलता है
कि 5-7 लोगों के हाथ में देश की पूरी संपत्ति दे दो तो ट्रिकल डाउन इकोनॉमी जिसको लेकर वेस्ट में बाद में हल्ला हुआ, उसकी बात तो गोलवरकर और मुसोलिनी पहले ही कर चुके थे। यही तो ट्रिकल डाउन इकोनॉमी है। कीन्स क्या अलग से क्या कह रहे हैं? कीन्स उसी सिद्धांतों को प्रतिपादित कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की किताब में, दैट्स ऑल। लेकिन पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स जो है उसमें तो ये चीज पहले ही आ गई थी, 1930 में आ गई थी, देश में, विदेश में, इटली में। तो आप को नजर खुली रखनी है कि अब इन दो इकोनॉमिक मॉडल्स के बीच में ये लड़ाई चल रही है। ये डेमोक्रेसी, जाहिर सी बात है कि पहले मॉडल में जो मोदी का मॉडल है उसमें डेमोक्रेसी, उसमें लिबरलिज्म, उसमें उदारवाद, उसमें सामाजिक न्याय, इनका कोई स्थान रहेगा नहीं, क्योंकि वो अल्टीमेट एक्सप्लॉयटेशन को इंश्योर नहीं करता है। अगर ये सारी चीजें हो जाए, वो कहीं ना कहीं एक सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की तरफ जाता है, तो उसमें असमानता की खाई घटती है लेकिन खत्म नहीं होती है, फिर भी घटती है दूसरे वाले मॉडल में, जिसको हम लोग लिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं, लिबरल इकोनॉमी कहते हैं, उसमें ये होता है। लेकिन बाजारवाद के सामने पूरी तरह से समर्पण जब आप कहते हैं, तब आप कभी भी किसी तरह के सोशल जस्टिस को इंश्योर नहीं कर सकते। तो इन दोनों विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है, और दोनों विचारधारा कैपिटलिस्ट विचारधारा ही है। इसमें कम्युनिस्ट विचारधारा नहीं है, इसमें समाजवादी विचारधारा नहीं है। न्याय यात्रा या न्याय का कॉन्सेप्ट कि 6,000 रुपया 12,000 रुपया महीने में साल में दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 1 लाख रुपया युवकों को दे देंगे, बेरोजगार युवकों को दे देंगे। अगर भारत के देश में की कुल जनसंख्या का 44% युवा है, जिसका 83% अनएम्प्लॉयड है, इसका मतलब है कि आप 30 करोड़ लोगों, 35 करोड़ लोगों को आप 1 लाख रुपया बांटेंगे हर महीने। आप इसको मतलब समझ रहे हैं, इसका एरिथमेटिक समझ रहे हैं? 35 लाख लोगों को 1 लाख रुपया बांटने का मतलब क्या होता है? कितने हजार करोड़ रुपए होते हैं साल में? राहुल गांधी ये भी तो कह सकते थे कि ये पैसे जो है इसको लेकर हम छोटे छोटे उद्योग लगा देंगे जहां पर हम रोजगार देंगे। तो डोल की इकोनॉमिक्स, दान की इकोनॉमिक्स, दान और उदारतावाद दोनों में एक अभिन्न संबंध है। इसको नहीं, इस बारीक चीज को समझिए, ये लोग नहीं समझते। दान के इकोनॉमिक्स से आप रोज आपके द्वार पर एक भिखारी आएगा, रोज आप उसको 100 रुपया देंगे, वो कभी भी लखपति नहीं बनेगा। ये नहीं होता है। लेकिन सुब्रत जी, इसमें हम एक चीज जरूर बोलेंगे कि ये जो दान की जो प्रक्रिया है, जो राहुल गांधी बता रहे हैं, इस पर आपने क्लेम किया है, ये मोदी ने तो ऑलरेडी 5 किलो अनाज पर 80 करोड़ खड़ा कर दिया है। लेकिन इससे अलग एक जो मॉडल दिख रहा है, थोड़ा बेहतर मॉडल दिख रहा है, वो अरविंद केजरीवाल का दिख रहा है। वह बोलते हैं मुफ्त देंगे हम, लेकिन क्या चीज जो अनिवार्य चीजें हैं, जैसे मतलब शिक्षा हम मुफ्त देंगे, हेल्थ हम मुफ्त देंगे, ट्रांसपोर्ट में महिलाओं का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हम मुफ्त देंगे। हम केजरीवाल वेस्टर्न डेमोक्रेसी, वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी की जो वेलफेयर स्टेट की कल्पना है, जो नेहरू जी ने पहले भी भारत में नींव डाल दी थी, राजीव गांधी के जवाहर नवोदय विद्यालय तक जो चली, उसी बात को तो रिपीट कर रहे हैं भाई। मैं क्या बोल रहे हैं? क्या बचपन में हमने टीके के लिए पैसे दिए? क्या पीने के पानी के लिए हमने पैसे दिए? क्या शिक्षा के लिए हमने पैसे दिए? क्या सरकारी स्कूल कॉलेज में फीस ली जाती थी? सब चीज का जवाब ना हमें मिलेगा। हम उस पीढ़ी से बिलोंग करते हैं, हम इन सारी चीजों को देख चुके हैं। आज के लोगों को ये सारी चीजें नहीं इसलिए लगती है कि पिछले 40 सालों में ऐसा कुछ हिंदुस्तान में हुआ नहीं है, लेकिन 40 साल पहले जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो हमने जन्म लिया इस देश में, बचपन बिताया, जवानी बीती, हम लोग तो सब इन चीजों को भोग चुके हैं रे भाई। तो हमारे लिए तो ये नया कुछ है नहीं। यही तो वेलफेयर स्टेट है, यही तो वो नेहरूवियन समाजवाद है जिसकी बात आज केजरीवाल कर रहे हैं, जिसकी बात आज कांग्रेस भी करने से कतराती है। तो केजरीवाल ने जो अल्टरनेटिव विजन दिया है, मॉडल दिया है, वो मॉडल पहले नेहरूवियन मॉडल ही है। वो कोई नया मॉडल नहीं है हिंदुस्तान के लिए, बिल्कुल नहीं है।
फिर सुब्रतो जी, जब नेहरू के मॉडल को ही ये फुलफिल कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो फिर कांग्रेस को इसमें फुल आने में दिक्कत क्या हो रही है? अब दिक्कत क्या हो रही है इसको समझिए। मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस कैपिटलिस्ट लॉबी के दूसरे ग्रुप से बिलोंग करती है, जो ग्लोबलिस्टिक मोनोपोलिस्टिक क्रोनी कैपिटलिज्म में बिलीव नहीं करती, लेकिन कैपिटलिज्म के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, जिसका फ्री मार्केट, मार्केट इकोनॉमी है ना, जॉबलेस ग्रोथ, इन सब के तो जनक कांग्रेस ही है। तो कैसे इस तरह की बात करी? तो पीवी नरसिम्हा राव की जो इकोनॉमिक लाइन है, मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, मनटेक सिंह आहलूवालिया, ये जो टिकड़ी बनी थी, ये जो त्रिकोण बना था, यही वो बरमूडा का त्रिकोण है जिसके अंदर में भारत का वेलफेयर स्टेट का जहाज गुम हो गया। बिल्कुल। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? तो अब उससे पीछे हटने का मतलब है कि आपको इंदिरा गांधी के राष्ट्रीयकरण में ले जाना पड़ेगा, नेहरू जी के पीएसयूकरण में ले जाना पड़ेगा। क्या कांग्रेस ताल ठोक कर ये बात बता सकती है? आज भी बता सकती है किसी भाई में कि अदानी को जितनी प्रॉपर्टी हम लोगों ने बेच दी है, हमारे सरकार ने बेची है पिछले 10 साल में, कौड़ी के दाम, उसका हम राष्ट्रीयकरण कर लेंगे। ये कहते हैं कि जो लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं उनको हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, सजा देंगे। आज तक सजा किसी को मिली नहीं है भारतीय व्यवस्था में, न मिलेगी, क्योंकि दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, दे आर फॉलोइंग। आज इलेक्शन कमिश्नर जो है, जो कुछ भी है, वो संविधान के प्रति ड्यूटी नहीं कर रहा है, लेकिन अपने प्राइम मिनिस्टर के प्रति ड्यूटी कर रहा है ना। तो उसके लिए आप उसको क्या सजा देंगे? आप नहीं दे सकते। उसके लिए सजा तो सुप्रीम कोर्ट दे सकती है, आप कोई है ही नहीं उसको सजा देने वाले, यू आर नोबडी। तो ये रेटोरिक्स जो है ना, देखो दुर्भाग्य से क्या है कि हम लोग बहुत बड़े बड़े रेटोरिक्स सुनकर बड़े हुए हैं, चाहे वो कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता हो, बीटी रणदेवे हो, या बलराज मधोक हो, या फिर ये बंद कोरोना किंग, वो सब सुनकर हम लोग बड़े हुए हैं। इसीलिए रेटोरिक से स्वेड बाय द रेटोरिक की मेंटेलिटी हम लोग के पास नहीं है। मतलब कोई धारा प्रवाह भाषण दे और उससे हम ये, अब आप देखिए राहुल जी कह रहे हैं कि आज जो लोकतंत्र के हत्या के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हम करेंगे, जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है वो सुप्रीम कोर्ट का डरेंगे। ये ठीक उसी तरह की बात है जैसे मोदी कह रहा है कि ईडी में जब्त किया हुआ पैसा हम लोगों को वापस कर देंगे, जबकि वो केस मनी है उसको वापस नहीं कर सकते। तो आम भारतीयों के लिए को एड्रेस करने के लिए इस तरह के रेटोरिक चलते रहते हैं, समझे ना? इस तरह के रेटोरिक चलते रहते हैं। आम जनता समझती है ये वो मसीहा, वो मेरा मसीहा। बेसिक चीज यही है कि इंडिया गठबंधन के आने से दो तरह की चीजें होंगी, दो तरह का फायदा भारत को होगा, दो तीन तरह का। जब भी गठबंधन की सरकार आती है किसी भी लोकतांत्रिक देश में, उसमें इतने पुश एंड पुल्स होते हैं क्योंकि अलग अलग आइडियोलॉजी के दल आपस में मिलकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, साझा प्रोग्राम के तहत सरकार चलाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सभी दलों की क्षेत्रीय आकांक्षाएं और राष्ट्रीय आकांक्षाएं, क्षेत्रीय मजबूरियां, इन सारी चीजों का एड्रेस करने के लिए नीति बनती है। जैसे उद्धव ठाकरे के इंडिया गठबंधन में आने से और इंडिया गठबंधन की जीत की स्थिति में मराठा आरक्षण के सवाल पर एक सहमति बनती हुई दिखेगी और उसका एक रास्ता निकलेगा। ये वहां का जो लोकल एस्पिरेशंस है लोगों को, उसको एड्रेस करने के लिए है। जबकि उद्धव ठाकरे के शिवसेना जैसी पार्टी का कोई नेशनल विजन फॉर इकोनॉमी नहीं है, न ही आपका तेजस्वी यादव का राजद के पास है, न आपका ममता बनर्जी के तृणमूल के पास है, न स्टालिन की डीएमके के पास है। नेशनल विजन फॉर इकोनॉमी तो सिर्फ दो ही पार्टी के पास, चुनावी लोकतंत्र में, एक है भाजपा, एक है कांग्रेस। तीसरा जो है लेफ्ट, वो हाशिए पर है, लेकिन लेफ्ट भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। ऐसी स्थिति में यूपीए 1 याद कीजिए, राइट टू इंफॉर्मेशन लेके फूड का भोजन का अधिकार तक सब इस सवाल पर हम बाद में आएंगे, इस सवाल पर हम बाद में आएंगे। अभी मेरा कहना है कि कल जो 31 मार्च को जो महागठबंधन, इंडिया महागठबंधन की महारैली हुई थी अरविंद केजरीवाल के रिहाई को लेकर या उनकी गिरफ्तारी के विरोध में, तो इसका क्या मैसेज दिख रहा है समाज में आपको? इसका मैसेज साफ एंड क्लियर है कि फांसीवाद का युग आ चुका है।
24 में अगर मोदी सत्ता काबिज हुई तो फांसीवाद पूरी तरह से स्थापित होगा। अधिनायकवाद के आती आड़ में संविधान और लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। और राहुल ने एक बड़े मार्के की बात की है, जो बात मैं 2014 से कहता आ रहा हूं कि अगर ये क्रिमिनल लोगों की सत्ता कायम रहे तो 10-15 साल के अंदर में देश में गृह युद्ध होगा। आप मेरी लेखों को पढ़िए, ये 2014 में ही मैंने कहा था। राहुल गांधी आज इसको कह रहे हैं कि अगर ये सत्ता दोबारा रिपीट हुई तो भारत नहीं रहेगा, भारत के अलग अलग स्टेट बढ़ जाएंगे और भारत विखंडित हो जाएगा, देश में आग लग जाएगी। ये बिल्कुल होगा। सीए एनआरसी जैसे टॉपिक्स को अगर उठाकर सरकार थोपने की कोशिश करे तो आपको क्या लगता है पूर्वोत्तर में आग नहीं लगेगी? अभी लगी हुई है। असम में भी वो आग आएगी, साउथ में भी वो आग आएगी, बंगाल में भी आएगी। उस आग की चपेट में कई सारे स्टेट्स आ जाएंगे। देश का विखंडन, राजनीतिक विखंडन कैसे होता है? इसी तरह से तो होता है। आप ऐसे इश्यूज को इम्पोज करने की कोशिश करें जो कि किसी को माननी ही नहीं। दो आपका एक कहना मतलब ये समझ में आया मुझे कि भारत में दो पूंजीपति लॉबी है। एक लॉबी जो भाजपा के साथ है, एक लॉबी जो कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के साथ जो लॉबी है थोड़ा लिबरल है और बीजेपी के साथ जो लॉबी है वो फांसीवादी तरीका अपना रही है या फांसीवाद को स्थापित करेगी। राइट जी, बिल्कुल। सवाल यह है कि जब जो फांसीवादी ताकतें हैं भाजपा के नेतृत्व वाली, ये दो तरीके से काम कर रही है। एक तो आपको सीधा पुलिस के हमला कर रही है, मतलब ईडी सीबीआई वगैरह के जरिए उनको रोक रही है और मीडिया के जरिए प्रचारित कर रही है। दूसरी चीज क्या कर रही है कि कांग्रेस के ऊपर जिस तरह से अनावश्यक करोड़ों का पेनल्टी लगा रही है, अभी 140 करोड़ का पेनल्टी लगाया, उसके बाद फिर अभी जो है 1835 करोड़ 35 करोड़ का पेनल्टी लगाया। तो ये क्या दिखाता है कि भाजपा जो है विपक्ष को आर्थिक रूप से भी कमजोर करने की कोशिश कर रही है। देखिए रोहित जी, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। क्राइम करने के लिए कोई भी स्वतंत्र है दुनिया में। मैं किसी को भी मर्डर करने के लिए स्वतंत्र हूं, किसी की जेब काटने के लिए स्वतंत्र हूं, किसी का घर लूटने के लिए स्वतंत्र हूं, लेकिन मैं उस क्राइम के लिए सजा पाने का भी हकदार हूं। दोनों चीजें साथ साथ चलती है और सजा देने का काम जो है वो न्यायपालिका का है। आज कांग्रेस के ऊपर जो आईटी का नोटिस भेजा है, जो कि आईटी की किस धारा के अंतर्गत है ये शायद इंडिया का कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स नहीं बता सके, क्योंकि कोई ऐसी धारा नहीं है जिसके अंतर्गत राजनीतिक पार्टी के चंदे को, राजनीतिक पार्टी के आय को आप आयकर के दायरे में ला सकेंगे। तो ये नोटिस किस चीज का भेजा है आपने? कोई भी नोटिस मेरे पास पुलिस ही भेजती है, कोर्ट भेजती है, तो वो धारा का उल्लेख होता है ना कि धारा 135 के खंड ए बी इस तरह के लिख के दिया था, इसके तहत आपको ये नोटिस जारी की जा रही है। केजरीवाल ने यही सवाल उठाया है कोर्ट में कि ईडी ने मुझे नोटिस किस धारा के अंदर में भेजा है, ये तो बताओ। कांग्रेस भी आज यही कर रही है कोर्ट में जाकर कि किस धारा में नोटिस किया। इनकी कोशिश है कि आर्थिक रूप से पंगु करें। इनकी कोशिश है कि विपक्षी दलों को ऐसे गैर जरूरी चीजों में उलझा के रख दो ताकि अपने इलेक्शन कैंपेनियरिंग पर फोकस नहीं कर सके। ये चाहेंगे, लेकिन सवाल है कि चुनाव आयोग तो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि वहां पर कौन बैठा है मालूम है। हिज मास्टर्स वॉइस का एक रिकॉर्ड आता था, उसमें ग्रामोफोन बजते रहता था, उसके सामने एक कुत्ता बैठ के गाना सुनता था और वो समझ जाता था कि ये आवाज तो मेरे मालिक की है। आवाज तो रिकॉर्ड से आती थी, लेकिन वो कुत्ता समझ जाता था, इसीलिए चुपचाप बैठा रहता था कि शायद इस रिकॉर्ड से मेरा मालिक भी कभी निकले। तो हिज मास्टर्स वॉइस चुनाव आयोग, ईडी, आईटी, इनका जितने भी हैं सब हिज मास्टर्स वॉइस है। लेकिन न्यायपालिका अपने को हिज मास्टर्स वॉइस क्यों बनाएगी? सवाल इसका है। कल की तो बात है, परसों की तो बात है कि जस्टिस गवई ने लंबा चौड़ा भाषण दिया कि न्यायपालिका किसी राजनीतिक दल के प्रेशर में नहीं है, लेकिन दिखता तो ऐसा नहीं है। किस तरह की न्यायपालिका नहीं है ये बताइए?
निचले स्तर की सारी न्यायपालिका तो प्रेशर नहीं है। बात रही हाईकोर्ट से, तो हाईकोर्ट तो वो हाल है कि वो ईडी को समझ देता है केजरीवाल को गिरफ्तार करने का बिना किसी वजह के, तो आप कैसे नहीं प्रेशर में है। आज जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने जो 4-5 बड़े बड़े केस पड़े हुए हैं, उनमें इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का केस पड़ा हुआ है, और भी केसेस हैं। खनिज संपदा के अधिकार पर राज्य और केंद्र का जो लड़ाई चल रही, ये भी पड़ा हुआ है ना। जो पूंजी के केंद्रीयकरण वाला मामला है केंद्र सरकार की तरफ से, कई तरह के केसेस पड़े, इनका अविलंब निपटारा, इन पर अविलंब फैसला क्यों नहीं होता। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके ऊपर राजनीतिक प्रेशर नहीं है। मान लीजिए अगर राजनीतिक प्रेशर नहीं है फिर भी आप आंख मूंद कर रखे हैं, इसका मतलब है कि आप भी पूरी तरह से फैसिस्ट हैं दिलो दिमाग से। ये तो और बुरी बात हुई ना। अगर कहते कि मैं राजनीतिक प्रेशर में ये काम नहीं कर पाता हूं, तब तो बात समझ में आ रही है कि आप भी एक आदमी, आप डरते हैं। सबको डरने का हक है, मरने का, मृत्यु से डरने का हक है। लोया का एग्जाम्पल सबके सामने है। लेकिन आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम पर राजनीतिक प्रेशर नहीं होता, दूसरी तरफ आप उस फांसीवादी राजनीति के खिलाफ कोई फैसला लेने से डरते हैं। इसका मतलब कि आपको क्या संदर्भ है, या आप भी फांसीवाद के समर्थक हैं? आप ही बताइए। आप तो भाई बाप है, मिलॉर्ड हैं, आपके कहने का मतलब क्या है? टाइम्स ऑफ इंडिया भले आपकी स्पीच को छापता रहे, लेकिन मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का मूर्ख संपादक नहीं। मुझे मालूम है कि कहां पर क्या बात है। सीधी बात है, या तो आप उसके समर्थक हैं इसलिए आप उसके अगेंस्ट फैसला नहीं दे रहे, या नहीं तो फिर आप उसके दबाव में हैं इसलिए आप उसके अगेंस्ट फैसला। तीसरी कोई स्थिति हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर आप न्याय और संविधान और कानून के फेवर में खड़े हैं, उसकी रक्षा के में खड़े हैं, तो ये रक्षा का जो कमिटमेंट है, ये सिर्फ आपके भाषण में नहीं दिखना चाहिए, आपके फैसलों में आना चाहिए। वो फैसले आज नहीं आ रहे, इसलिए हमें लगता है कि आप दबाव में हैं। हम ये नहीं मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सारे ऑनरेबल जस्टिस जो है वो फासिस्ट हो चुके हैं, नहीं मान सकते, ये संभव नहीं है। तो दूसरा रास्ता यही, दूसरी सच्चाई यही है कि आप उसके दबाव में हैं। इसको मानिए कि हम दबाव में हैं, हमारे ऊपर दबाव के, जैसे पिछले एपिसोड में हमने बात की थी ना कि 4 जस्टिस बाहर निकल कर आए, उन्होंने कहा कि किस तरह से सरकार का दबाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। उनमें उतनी ईमानदारी तो थी, बाद में जाकर वो चाहे जो की, आप में तो उतनी ईमानदारी भी नहीं। तो ये रोहित, ये तिलिस्म टूटने का दौर है। किस किस आईने से वफा कीजिए। देश टूटने का डर है, ये तो चुनाव के बाद चल जाएगा पता, लेकिन अभी जो चल रहा है विपक्ष टूटने का डर है। मसला है विपक्ष नहीं टूटेगा, विपक्ष नहीं टूटेगा, विपक्ष नहीं टूटेगा। मुझे एक चीज बताइए आप, ये बिहार में आरजेडी ने जिस तरह से चुनाव में सीट का बंटवारा किया है, 26, 9, 5, जिसमें 26 से खुद को लिए हैं, 9 कांग्रेस को दिए हैं, और कांग्रेस के जस्ट शामिल हुए पप्पू यादव जैसे लोकप्रिय उम्मीदवार के खिलाफ एक डम्मी उम्मीदवार बीमा भारती खड़ा करके जो पप्पू यादव को डिमोलिश करने की चेष्टा किए हैं, ये कन्हैया कुमार को डिमोलिश करने की चेष्टा के समान दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से जो बितरघाट चल रहा है, ये लालू यादव जो अपने पुत्र मोह में जो धृतराष्ट्र की तरह जो अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका भी खामियाजा कहीं न कहीं आपको विपक्ष को मिलेगा। देखिए रोहित जी, लालू की राजनीति को समझने के लिए 2-3 चीजों को आप समझ जाइए। पहले, जितना आसान आप लोग समझते हैं ना, उतना आसान लालू है नहीं, है ना। उतना आसान होता तो वो लालू ही नहीं होता कि कोई भी बैठ कर उसको डेसिफाई कर लेता उसकी राजनीति को। लालू के जो उम्मीदवारों का चयन है, उसमें 2-3 चीजें स्पष्ट दिख रही है। पहली बात यह कि वो जदयू के लिए राजनीतिक स्पेस छोड़ रखा है, क्योंकि एक बात याद कीजिए, लालू और नीतीश के बीच में कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। मतभेद कहां पर है? दोनों एक ही राजनीति की उपज है। मतभेद नंबर 1 होने के लिए है। जो लड़ाई है वो नंबर 1 होगा। बिहार में या तो नीतीश नंबर 1 रहेंगे या लालू नंबर 1 रहेंगे। दोनों एक ही राजनीतिक धारा से आते हैं, लेकिन न नीतीश चाहते हैं अंदर से, न लालू चाहते हैं अंदर से कि भाजपा को कोई पॉलिटिकल स्पेस दिया जाए। आप टिकट बंटवारे की बात कर रहे हैं, तो आप ऐसा देखिए कि कम से कम 10 जदयू के क्षेत्रों में लालू ने ऐसे उम्मीदवार खड़े किए हैं अपनी तरफ से
जो कि कभी नहीं जीतेंगे जदयू के केस में, वो जानते हैं। ये क्यों हुआ है? मैं सीटवार बात अभी नहीं कर रहा हूं, कभी कर दूंगा। तो ये जो 9-10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, वहां पर वो जदयू के लिए ओपन प्लेग्राउंड छोड़ के रखा है ताकि जदयू को वो सारी सीटें मिले। वो चाहते हैं कि जदयू को 15-16 सीटें मिले पिछली तरह की तरह, लेकिन बीजेपी को जो सीटें मिली थी उसके अगेंस्ट में लालू ने तगड़े कैंडिडेट दिए हैं, जिसमें बीजेपी की जो चुनावी है वो 5-7 तक सिमट कर आ गई है आज के दिन में, संभावनाएं। लालू इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं। तीसरी तरफ नीतीश का खेल देखिए। नीतीश सम्राट चौधरी को निपटाने के लिए पूरी तरह से कोशिश में है, और कुशवाहा कैंडिडेट लोगों की बाढ़ आई हुई है। आपने कभी बिहार की राजनीति में 9 कुशवाहा कैंडिडेट देखा? लोकसभा चुनाव में कभी नहीं हुआ है। ये 9 कुशवाहा कैंडिडेट किसके किसके हैं? नीतीश और लालू के हैं। किसके खिलाफ है? बीजेपी का जो अति पिछड़ा वर्ग में सेंध मारने की जो राजनीति है उसको पंक्चर करने के लिए दोनों ने मिलकर ये सुलह की। अब आते हैं पप्पू यादव की बात पर, कन्हैया कुमार की बात पर। पप्पू यादव जो है, उनके अगेंस्ट में बीमा भारती को दिया गया, लेकिन बीमा भारती जीत नहीं सकती है। बीमा भारती रोहिणी नहीं, दोनों में एक बेसिक फर्क है। रोहिणी इसलिए जीतेगी क्योंकि उसने अपने पिता को किडनी दिया। अब उससे एक सेंटिमेंटल मैसेज चला गया, रोहिणी जहां से भी खड़ी होगी जीत जाएगी, चाहे वो पटना सदर हो चाहे कहीं, वो जीत जाएगी। बिहार की जो इमोशनल जनता है वोट कर देगी। भारत की जनता वैसे ही इमोशनल है, वोट दे देती है इन सारी चीजों को देखकर। इसीलिए हर जेल गए हुए मुख्यमंत्री की पत्नियां जीत जाती है। जेल गए एमएलए से एमपी की पत्नियां जीत जाती है। तो ये भारत की राजनीति का और वोटर्स का एक चरित्र है, जो सेंटिमेंट है। ये अच्छी बात है, मैं इसे अच्छी बात समझता हूँ, क्योंकि आदमी के अंदर में इमोशनल कोशिएंट होना चाहिए। सिर्फ इंटेलेक्चुअल कोशिएंट होने से आदमी जानवर नरपिशाच हो जाएगा, हमारे महाराज की तरह। वो भी नहीं होना चाहिए, वो अपनी जगह पर है। अब आइए कन्हैया कुमार को। तो कन्हैया कुमार को वो तेजस्वी यादव के प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं, जो कि सच है। सच है आज के दिन में कि बिहार की राजनीति में अगर 2 युवा सबसे ज्यादा प्रखर वक्ता है तो वो कन्हैया कुमार नंबर 1 पर है। अभी हाल में जो उनकी सभा हुई, लाखों की भीड़ जमा होगी, जैसे तेजस्वी के सभा में लाखों की भीड़ जमा होती है। तो आज बिहार 2 युवाओं को सुन रहा है, एक तेजस्वी को सुन रहा है, एक कन्हैया को सुन रहा है। तो अब स्थिति क्या हो गई देखो। इतिहास क्या मजेदार चीज है, राजनीतिक इतिहास क्या होता है। एक जमाने में लालू और नीतीश में जो टक्कर हुआ करती थी, वही टक्कर अब तेजस्वी और कन्हैया में है। तो दोनों एक दूसरे के बदौलत ही अपनी राजनीति कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के बनिस्पत नहीं राजनीति कर सकते। लेकिन बिहार की जनता को दोनों चाहिए, कन्हैया भी चाहिए, तेजस्वी भी चाहिए। ठीक है, तो ये एक मजेदार स्थिति तो रही। इतिहास अपने आप को 40 साल पीछे ले जा रही है, जब लालू और नीतीश दोनों की जरूरत बिहार को थी और दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं, राजनीतिक सोच के रूप में पूरक थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से प्रतिद्वंदी थे। सेम थिंग इज हैपनिंग यार। हिस्टोरिसिज्म एक चीज है ना, राजनीति को समझने के लिए तो आपको बहुत सारी चीजों को समझना है। एक है उसमें ऐतिहासिकतावाद का सिद्धांत, जिसको हम लोग हिस्टोरिसिज्म कहते हैं। इस हिस्टोरिसिज्म को आप एंथ्रोपोलॉजी से जोड़िए, बहुत सारी चीजों से जोड़िए, तब जाकर राजनीति की एक पूरी समझ तैयार होती है। लालू वालू इसमें मजे हुए खिलाड़ी है। लालू जी को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, एक जमाने में उनसे मुलाकात होती थी जब वो छत्र नेता थे। तो वो आदमी, उसका था लगाना मुश्किल है। हम लोग नीतीश के बारे में कहते हैं ना, नीतीश को आप एक बार डिसिफर कर भी लेंगे, लालू को नहीं सकेंगे। वो दूसरे आदमी है, वो बहुत गहरे में पानी का मछली है, और वो राजनीति में कहां से किसको कैसे मारेगा। देखो, मैं आपको एक सच बात बताऊं, 24 के चुनाव में लालू और नीतीश मिलकर भाजपा को निपटा रहे हैं बिहार में। ये आप लिख के रख लीजिए, ये आप लिख के रख लीजिए। लालू और नीतीश मिलकर भाजपा को निपटा रहे हैं बिहार में। नीतीश ने इसीलिए विधानसभा भंग नहीं की, क्योंकि जब भाजपा ने उसकी बात नहीं मानी विधानसभा भंग करने के, उसके बाद भी वो पड़े रहे, मंत्रिमंडल का विस्तार किए। मतलब कि वो सामने जो शो मस्ट गो ऑन,
शो चल रहा है कि मैं भाजपा के साथ हूं, ये हूं, वो हूं, लेकिन बिहार में भाजपा का पुनरुत्थान जो है वो लालू से ज्यादा नीतीश के लिए आत्मघाती है। इसको बिल्कुल क्यों नहीं आप लोग समझते हैं? जी। भाजपा किसको खाएगी? सबसे पहले नीतीश को खाएगी ना। लालू तो उसका एनिमी है, लालू को तो खा नहीं सकेगी। किसको खाई भाजपा ने? शिवसेना को खाया ना, हम्म, अपने ही सहयोगों को खाती है ना भाजपा। तो वो नीतीश कैसे बर्दाश्त करे कि वो भाजपा का उदय हो जाए बिहार में? इसीलिए लालू और नीतीश में एक गुप्त समझौता है जो 4 जून के बाद लोगों को क्लियर हो जाएगा। अभी नहीं समझ में आ रही है लोगों को कि दोनों मिलकर भाजपा को अच्छी तरह से जिता देंगे बिहार में। ये आप आज नोट करके रखिए, समर भूमि के दर्शक इसको याद करके रखिए। और 5 जून को जब हम लोग बात करेंगे चुनाव के बाद, तब अपने नतीजे के आधार पर यह चीज आप लोग देखेंगे। हो ये रहा है जी। बहुत यादव नहीं, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है इस चुनाव में। इस चुनाव का एकमात्र एजेंडा है हाउ टू फिनिश बीजेपी इन बिहार। एक बीजेपी के साथ रहते हुए उसको खत्म कर रहा है, एक उसके अपोज में खड़ा होकर खत्म कर रहा है, और दोनों के अंदर में मिली भगत है, क्योंकि लालू और नीतीश के जो रिश्ते हैं जो उन दोनों को नहीं जानते वो नहीं चलेंगे। इन दोनों का रिश्ता सहोदर भाई से ज्यादा है, इतना याद रखिए। अब मेरा अब आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि ये है कि ये जो 24 के चुनाव है इसमें विपक्ष जो लगातार 3 बार महारैली किया है, पटना गणतंत्र से शुरू हुआ, फिर महाराष्ट्र के शिवाजी पार्क से शुरू हुआ, और फिर टैंडम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद रामलीला मैदान में जो कल आयोजित हुआ है, और इसके बाद जनता की जो विशाल भागीदारी सामने आई है, यह भागीदारी कितनी वोट में बदल पाएगी? क्योंकि ईवीएम का सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल है। और एक मैं आपको आंकड़ा बता दूं, तकरीबन 1.5 लाख से अधिक ईवीएम की चोरी हो चुकी है। 19 लाख आपके आंकड़े को मैं सही कर दूं, जो चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जाइए, 19 लाख ईवीएम की चोरी हुई है, 1.5 लाख नहीं जी। 19 लाख ईवीएम जो इतने बड़े पैमाने पर है चोरी हुई है। इसमें एक लोग जो बता रहे थे, एक जानकार व्यक्ति, कि ईवीएम में ऑलरेडी सेटिंग हो चुकी है। अब जो जनता वोट डालेगी जिस ईवीएम पर, वो ईवीएम चोरी जगह पर रखा जाएगा। चोरी पर रखा हुआ ईवीएम जो 19 लाख है वो काउंटिंग में जाएगा, जहां पे जीतेगी। तो ये एक लोग आकलन कर रहे हैं, एक ये बता रहे हैं। कितना लगता है आपको ईवीएम के साथ?